नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की जो बची हुई सीटें हैं उन पर फंसे पेच की करेंगे। और सबसे जो हॉट सीट है वो कैसरगंज लोकसभा सीट। ब्रजभूषण शरण सिंह कहा जा रहा है उन्होंने इस सीट को फंसा रखा है। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि उनके एक मामले में आज सुनवाई भी हुई है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। समझने की कोशिश करेंगे कि यह पेच आखिर कहां फंसा है और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से दोबारा एक बार फिर से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। ब्रजभूषण को लेकर के लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही हैं, मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तब से ये था कि हाँ दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और आज चौथे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, कल पहले फेज की वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि 26 तारीख को जजमेंट सुनाने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, 26 तारीख को सुनाया जा सकता है, निर्णय आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि भाई जो निर्णय आएगा उस हिसाब से बीजेपी अपने टिकट वितरण करेगी कैसरगंज को लेकर के। अगर मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह को राहत मिलती है तो उनको टिकट दिया जाएगा, भाई पाक साफ हो गए तो उनको टिकट देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो उसका विकल्प तलाशा जाएगा। विकल्प तलाशने के लिए उनके परिवार से किसी को दिया जा सकता है, और जो पैनल में 2 और नाम गए थे इनके साथ में हर लोकसभा क्षेत्र के लिए, उनमें से किसी एक को दिया जा सकता है। तो ये अभी तक फंसा हुआ मामला। आप सोचिए कि भाजपा को अपने 75 उत्तर प्रदेश में से संसदीय सीट में से 73 घोषित कर दिए। 2 घोषित करने में इतनी दिक्कत हो रही है। एक तो ब्रजभूषण, क्योंकि ये मामला चल रहा है, उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। दूसरा है रायबरेली। रायबरेली में प्रत्याशी, इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट देती है। लेकिन ब्रजभूषण वाला जो मामला है वो ज्यादा गंभीर है, इसलिए कि ब्रजभूषण के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि भाजपा जाने को सोच नहीं पा रही है, वक्त ले रही है, टाइम ले रही है। अगर ब्रजभूषण को इस समय में दे दिया जाता टिकट तो आप समझिए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आसपास के इलाकों में जहां पे जो पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जहां पे जाट बहुल आबादी है, जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था ब्रजभूषण का, वहां पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उस प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी इनके टिकट को होल्ड पे रखा गया है कि जो फैसला आएगा, अगर पक्ष में आया, इनके राहत मिली तो टिकट दिया जाएगा, तब तो हम बता सकते हैं कि भाई देखिए अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन अगर पक्ष में नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है। वो 2 साल वाला क्लॉज भी है उसमें, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कई ऐसे बातें हैं जिसको लेकर के बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि हमको पश्चिम में अपने जो राज्य हैं, जो पहलवानों वाला जो क्षेत्र है, वहां पर अपने संसदीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करना है, एक लोकसभा सीट के लिए, और दूसरा अदालत का निर्णय। इन दोनों ही चीजों का मुझे लगता है इंतजार किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कैसरगंज और खासतौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे हरियाणा पर असर डालेंगे? इस सवाल का जवाब चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है। आज की खबर है कि टाइम मैगजीन की जो जो 100 सबसे पावरफुल शख्सियतें हैं उसमें साक्षी मलिक का नाम है। देखिए, ये जो पहलवानों का मुद्दा था, ये ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेंड किया था, और ये बात कही गई थी कि भारत के जो मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा तूल दिया गया था। और इसीलिए वो एक क्षेत्र जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का जो क्षेत्र है, जहां पर जाट बहुल आबादी है, जहां पे पहलवानों का एक प्रभाव होता है, वहां पर विरोध ब्रजभूषण का बहुत देखा गया, ब्रजभूषण शरण सिंह। और इसीलिए ऐसे प्रभावशाली लोगों के बीच में अगर वो लोग नाराज होते हैं, वोकल होते हैं इस चुनाव में, तो एक लोकसभा क्षेत्र के लिए आप कई जगहों पे अपना नुकसान ले सकते हैं। तो पूरी तरीके से भाजपा वेट एंड वॉच इंतजार कर रही है कि अदालत की तरफ से निर्णय क्या आता है। निर्णय अगर पक्ष में रहा, राहत मिलती है तो हम टिकट देंगे, नहीं मिलता तो टिकट तो वैसे नहीं मिलना है। लेकिन एक कैसरगंज संसदीय सीट के लिए भाजपा पश्चिम की 10-12 सीटों, जहां पर प्रभाव है पहलवानों का, जाटों का प्रभाव है, जहां पर विरोध बहुत हुआ था ब्रजभूषण का, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ब्रजभूषण कुछ प्रभाव डालेंगे क्या अगर टिकट नहीं मिलता है या चुनाव नहीं लड़ पाते हैं?
कुछ सीटों पर। देखिए, अगर अदालत ने उनको दोषी करार दे दिया तब तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, तो उनको तो भाई फिर सपोर्ट करना होगा, अपने किसी दूसरे का नाम देना होगा कि भाई हमारी जगह इनको लड़ाई है, या पार्टी जिसको कहेगी हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वो राहत पा गए, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि जिस तरह उनकी तैयारियां हैं, जिस तरह काफिले लेकर के घूम रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं पूरे कैसरगंज, बहराइच, गोंडा, देवी पाटन मंडल में, मुझे लगता है इस पूरे मंडल में उनका प्रभाव है। वहाँ के कई विधायकों से भी बात होती है, उनका ये कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के नीचे ही लोग यहाँ पर हैं, दबाव रहता है। और आप इसीलिए देखिए कि उस क्षेत्र में बृजभूषण के अलावा कोई बड़ा नेता क्यों नहीं पिछले एक दशक में खड़ा हो पाया, पनप नहीं पाया, कोई नहीं पनप पाया, क्योंकि सब उनके प्रभाव में उनके नीचे रहते हैं। तो क्या भारतीय तो जनता पार्टी ये चाहती है कि अब कोई और हमको छत्रप वहां से चाहिए, किसी और को पावर देनी है, किसी और को बूस्टर करना है? देखिए, बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा। अगर बृजभूषण को राहत मिल गई तो मुझे लगता है बीजेपी इस बार कम से कम सेफ गेम खेलेगी, उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं होने देगी अपना, क्योंकि अगर अदालत से सर्टिफाइड अगर उनको राहत मिल गई तब तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र में 3-4 लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव होता है, एक धड़ा ये भी कह रहा है कि भाई बृजभूषण समय समय पे भाजपा के लिए परेशानी की सबब बन रहे हैं आजकल। तो भाजपा, आप सोचिए कि अपने बड़े बड़े नेताओं को न्यूट्रलाइज कर देती है, संगठन को महत्व दिया था, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया था। तो ऐसे में ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में कि भाई बृजभूषण को, उनके भाई बेटे को विधायक बनाया गया, उनको कह दिया जाएगा कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में बैठिए। और वैसे भी बृजभूषण तो भाजपा और संघ से तो बहुत ज्यादा वो ताल्लुक रखते भी नहीं है, वो तमाम सारी पार्टियों में रह चुके हैं, सपा में भी, सपा से सांसद रहे हैं, और भाजपा के पैरेलल वो अपने आप को खड़ा रख करके चलते हैं। तो वो एक पैरेलल बॉडी है उस क्षेत्र में, समझ लीजिए कि बीजेपी, आप उनके कई तरीके के बयान आते रहते हैं, समटाइम्स लगता है कि ये किस तरह ये बात कर रहे हैं। अब वो दबदबे की बात करते हैं, वही कहते हैं कि कौन मेरा टिकट काटेगा, पब्लिकली कहते हैं, है हिम्मत किसी के अंदर। जो उनके इस तरीके के बयान आते हैं, वो लगता है कि उनका आभा मंडल है वो भाजपा से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। और रायबरेली सीट पे, रायबरेली में मुझे लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी देती है, उसी के पैरेलल, उसी से मिलता जुलता, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर भाजपा के सामने 2-3 विकल्प हैं, उन्हीं में से किसी एक पर जाना। क्या अमेठी रायबरेली फतेह करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस बार दिखलाई पड़ती है? क्योंकि तमाम सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार पावरफुल बन के उभर रही है। देखिए, अमेठी में तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कैंडिडेट नहीं सामने आ रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग, पता नहीं क्या समझ से परे है ये। तो वहां पे तो एक तरीके से अगर राहुल गांधी दोबारा नहीं आते हैं चुनाव लड़ने तो मान लिया जाएगा कि वॉकओवर दे दिया गया। रायबरेली में सोनिया गांधी जिस तरीके से हटी हैं, एक इमोशनल अपना प्लेबैक देते हुए कि जुड़ाव मेरा बना रहेगा, अगर सही कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, मतलब प्रियंका गांधी को अगर उन्होंने दिया, रॉबर्ट वाड्रा को दिया, या किसी गांधी परिवार के क्लोज एड को वहां से उतारा, या राहुल गांधी को ही अगर दिया, तो मुझे लगता है कि रायबरेली में कांग्रेस के लिए पाने के लिए कुछ बचा रहेगा। लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई नहीं रहा तो रायबरेली भी इस बार कांग्रेस से चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के चौथे चरण का जो नॉमिनेशन है वो आज से शुरू हो चुका है, और कल पहले चरण की देश भर की 102 सीटों पर मतदान, और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है कि पहले चरण में वो कैसे लीड बना करके चलती है, क्योंकि पिछला अगर चुनाव देखेंगे तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और सिर्फ 40 सीटें जीतने में वो कामयाब साबित हुई थी। दूसरी तरफ कैसरगंज और रायबरेली जैसी सीटें उसके लिए चुनौती हैं। रायबरेली उसको जीतने की चुनौती है, और कैसरगंज में उसको अपने अंदर का जो फैक्शनलिज्म है उसको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह वहां से बड़े क्षत्रप है, और ऐसे में वो कैसे बृजभूषण शरण सिंह को साध कर चलती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के इस हमारे वीडियो में, आज के हमारे एनालिसिस में, डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।